नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमस्कार। आप सभी ने जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और आप जेम्स बॉन्ड के फैन भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको भारत के रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड की बातें बताने वाला हूं, जिसके आगे फिल्मी जेम्स बॉन्ड भी पानी कम चाय लगेगा। ये कोई और नहीं बल्कि भारत के NSA अजीत डोभाल है। ये बिना गोली चलाए दुश्मनों को मारते हैं। आप पूछो कैसे? तो ये दुश्मन को उसकी गलती का एहसास दिलाकर अपना दोस्त बना लेते हैं। श्री अजीत डोभाल ने 37 वर्ष पुलिस की नौकरी की। इसमें से मात्र 7 वर्ष उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, 30 वर्ष जासूसी की। वे चाहते तो एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, परंतु उनके लिए राष्ट्र धर्म सबसे सर्वोपरि था। जासूसी करने के लिए कभी वे मोची बने, कभी भिखारी बनी, कभी रिक्शा चालक बने, मजहब बदल के दूसरे देशों में भी रहे। अजीत डोभाल के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को इतना ताकतवर बनाती है। तो वो है उनके जीवन के सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 1, जीवन जीने के 2 तरीके हैं। या तो आप हमेशा अपने देश समाज से लेते रहो या हमेशा देने की तैयारी रखो। मगर जो अपने धर्म, देश, संस्कृति को कुछ देने की तैयारी रखता है वो महान बन जाता है, क्योंकि देने के लिए तो जीवन कम पड़ जाता है। और जब आप इस दुनिया को देने की इच्छा रखते हो तो आपके मरने के बाद भी वो सिलसिला जारी रहता है, आप अमर हो जाते हो। प्रिंसिपल नंबर 2, अजीत डोभाल कहते हैं कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इतिहास वो लिखता है जो शक्तिशाली हो। आप भले ही कितने भी न्याय संगत हो, अगर आप हारे हो तो इतिहास आपको भुला देगा, आपको सजा देगा। हिंदुओं ने कभी किसी देश, किसी के जीवन मूल्यों, धर्म पर आक्रमण नहीं किया। हमने न्याय का साथ दिया। हम भूल गए कि जीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। हमने विचारों को कर्म से ज्यादा महत्व दिया, हमने न्याय को शक्ति से ज्यादा महत्व दिया और नतीजा हम दिनों दिन सिकुड़ते गए। इतिहास ने हमें हमारी गलत सोच की सजा भी दी। यदि भारत को फिर से विश्वगुरु बनना हो तो शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको अजीत डोभाल के जीवन के अद्भुत कारनामे बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने फिल्म देखी होगी टाइगर जिंदा है। फिल्म अवश्य देखी होगी, परंतु आपको जानकर आश्चर्य हुआ यह फिल्म अजीत डोभाल के एक असली मिशन पर आधारित है। 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को भारत का NSA बनाया गया। वहीं दूसरी ओर ISIS ने इराक पर अपना कब्जा जमा लिया। ISIS ने तिर्कित पर कब्जा जमा लिया तो वहां एक हॉस्पिटल में 46 भारतीय नर्सेस को बंधक बनाया गया। ऐसे में जुलाई 2014 में अजीत डोभाल तिर्कित पहुंचे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उन्होंने ISIS को मैसेज दिया, अगर भारतीय नर्सेस को कुछ हुआ तो भारत ISIS के खिलाफ मोर्चा खोल देगा और ISIS की तबाही निश्चित है। और ISIS को बात समझ में आ गई। उन्होंने 5 जुलाई 2014 को भारत की 46 नर्सेस को बातिल में सही सलामत छोड़ दिया और 46 नर्सेस को इंडियन एयरलाइंस से सही सलामत वापस लाया गया। मिशन नंबर 2, पाकिस्तान के कोहटा में चाइना की मदद से परमाणु संयंत्र लगा रहा था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इस परमाणु संयंत्र की जासूसी का काम IB को सौंपा। अजीत डोभाल एक भिखारी के रूप में कोहटा में जासूसी करने लगे। वे परमाणु संयंत्र में काम करने वाले पाकिस्तानी वैज्ञानिकों की रेकी करते और उन्होंने सबूत इकट्ठे करने का एक अजीब तरीका निकाला। उन्हें मालूम था कि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले व्यक्ति के शरीर में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल जाता है। तो उन्होंने नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल के सैंपल इकट्ठे किए और उन्हें भारत भेजा। तो वास्तव में उनके बालों में रेडियो एक्टिव विकिरण की मात्रा बहुत ज्यादा थी, यानी कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को बर्बाद करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि भारत के लिए हमला करना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने यह सूचना इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद को दी और बताया कि पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश के पास परमाणु बम का मतलब क्या होता है। मोसाद ने इससे पहले ईरान में परमाणु संयंत्र को नष्ट किया था
वो हमले को तैयार थे, परंतु इनकी एक समस्या थी कि वो इजराइल से डायरेक्ट पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, आप गुजरात में हमारे फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूलिंग करा दो, बस पाकिस्तान का काम तमाम। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक फायदे का सौदा था, मगर भारत का दुर्भाग्य, उस समय इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई ने गांधी जी की अहिंसा का हवाला देते हुए कहा, हमें पाकिस्तान के निजी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम अहिंसा की पुंगी बजाएंगे। अजीत डोभाल ने काफी समझाया, परंतु मोरारजी देसाई अहिंसा की पुंगी बजाते रहे। लेकिन अजीत डोभाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक के निजी जिंदगी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सबूत इकट्ठे किए और उसको ब्लैकमेल किया। वो पाकिस्तानी वैज्ञानिक मात्र $10,000 के बदले भारत को एटम रिएक्टर की ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो गया। यह बहुत ही सस्ता सौदा था। अजीत डोभाल ने मोरारजी देसाई से $10,000 देने के लिए कहा, मगर एक बेवकूफ प्रधानमंत्री ने अपनी अकल का प्रदर्शन करते हुए कहा ना। और तो और इन्हीं मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक को धमकी के लहजे में टेलीफोन पर कहा, हम जानते हैं तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिया उल हक के कान खड़े हो गए, क्योंकि पाकिस्तान का यह मिशन बहुत ही खुफिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के आईबी और रो के सीक्रेट एजेंट्स को बीन बीन कर मारना शुरू किया। भगवान का शुक्र है कि अजीत डोभाल पाकिस्तान से सुरक्षित भारत वापस आ गए। मिशन नंबर 3, कुन्नूर, केरल में ये जगह है। अजीत डोभाल 1971 में आईपीएस ऑफिसर बने तो उनका केरला का कैडर सौंपा गया। 28 दिसंबर 1971 को केरल के थलासेरा में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। चारों ओर आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट को एहसास था कि इस समस्या को अजीत डोभाल जैसा दबंग आईपीएस ही रोक सकता है, इसलिए उन्हें थलासेरी भेजा गया। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से बात की, उन्हें समझाया। उन्होंने दंगाइयों को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट भी दिया। इतना ही नहीं, 2 दिनों में उन्होंने लूट का माल भी बरामद करके लोगों को वापस कराया। इस घटना के बाद अजीत डोभाल के चर्चे दिल्ली तक पहुंच गए। उन्हें दिल्ली में आईबी में पोस्टिंग दी गई। 1970 में मिजोरम में मिजो नेशनल आर्मी ने स्वतंत्रता के लिए हिंसक आंदोलन चलाया। इस हिंसक आतंकवाद के सूत्रधार थे लाल डेंगा। इतना ही नहीं, मिजोरम में एक आईपीएस की हत्या भी कर दी गई। मामला काफी खतरनाक हो गया। कोई भी मिजोरम में जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में अजीत डोभाल आगे आए और कहा, मैं मिजोरम जाने को तैयार हूं। उनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून पर जाने वाले थे, पर देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अजीत डोभाल 5 वर्ष तक मिजोरम में रहे। उन्होंने अलगाववादियों के विषय में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू किया। लाल डेंगा के 7 कमांडर थे, जिनके दम पर वो कूद रहा था। अजीत डोभाल ने कूटनीति अपनाई। उन्होंने एक एक करके सभी कमांडर से मीटिंग की, उन्हें समझाया कि भारत से अलग होकर उनका क्या नुकसान होने वाला है और भारत के साथ रहकर उनका क्या लाभ होने वाला है। उन्होंने कमांडर को कन्विंस किया कि मिजोरम को अलग देश बनाने के अलावा वो सभी मांगे स्वीकार करने को तैयार है। इस तरह उन्होंने 6 कमांडर्स को भारत सरकार के पक्ष में मिला दिया। 1976 में भारत सरकार ने लाल डेंगा के साथ पीस टॉक की और स्पष्ट भाषा में समझाया कि उनके 6 कमांडर्स के उनके पक्ष में है, तो बेहतर होगा कि शांति की राह पर चले और हिंसा बंद करें। इसके बाद मिजोरम में चुनाव हुए। इसमें लाल डेंगा मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। मिशन नंबर 5, मिजोरम की तरह सिक्किम भी भारत से स्वतंत्र होना चाह रहा था। सिक्किम के राजा ने एक अमेरिकन CIA एजेंट से शादी की थी। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक था। ऐसे में सिक्किम की कमान संभाली अजीत डोभाल ने। उन्होंने सिक्किम के प्रमुख आगेवानों को राजा के खिलाफ भड़काया और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया। इस सफलता के चलते उन्हें राष्ट्रपति मेडल भी दिया गया था। मिशन नंबर 6, एक जासूस का जीवन हमेशा खतरों से भरा होता है। एक बार अजीत डोभाल जब पाकिस्तान में थे, उन्हें एक व्यक्ति ने पहचान लिया। अजीत डोभाल बहुत ही शानदार उर्दू बोलते थे, उनके तलफ्फुज़ भी शानदार थे। इसके बावजूद भी एक बार पाकिस्तान में वो बाल बाल बचे। अजीत डोभाल जब एक मजार पर गए
तो एक ओलिया ने उन्हें पहचान लिया और बोला कि तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल ने कहा नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। इस पर उस मौलवी ने कहा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम चलो मेरे साथ। वो मौलवी अजीत डोभाल को एक कोठरी में ले गया। तो अजीत डोभाल ने पूछा आपने मुझे कैसे पहचाना? तो उस मौलवी ने कहा अपने घर में गणेश जी की, दुर्गा माता की तस्वीर दिखाते हुए कहा मैं भी पहले हिंदू था, फिर मेरे परिवार को पाकिस्तान में बड़ी बेरहमी से मार डाला गया और जान बचाने के लिए मुझे मौलवी बनना पड़ा। इसके बाद वो मौलवी बोला तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि मुसलमान कान नहीं छिदवाते। और उस मौलवी ने सलाह देते हुए कहा तुम अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना। 80s में पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों बढ़ रही थी। जर्नैल सिंह भिंडरानवाला स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। उस समय खालिस्तानियों की सारी इंफॉर्मेशन अजीत डोभाल ने सेना तक पहुंचाई थी। उसके चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हुआ। इसके बाद 1988 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और समय ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। सेना के लिए स्वर्ण मंदिर में स्थित आतंकवादियों से जुड़ी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी। यह काम सौंपा गया अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल एक रिक्शा वाला बने। वो दिन भर स्वर्ण मंदिर के आसपास चक्कर लगाया करते। ऐसे में एक दिन उन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों ने पकड़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई लोकल बंदा नहीं है। अजीत डोभाल भी जानते थे कि उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि मंदिर के अंदर से इंफॉर्मेशन लाने के लिए अंदर जाना जरूरी था। जब खालिस्तानी ने पूछा तू कौन है, तो उन्होंने आंखों में आग डालकर कहा मैं पाकिस्तानी ISI का एजेंट हूं और आपकी मदद करने आया हूं। अजीत डोभाल का उर्दू का तलफ्फुज़ भी इतना जबरदस्त था कि किसी को शक भी नहीं हुआ, गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह कन्विंस कर लिया। इतना ही नहीं, वे 3 दिनों तक खालिस्तानियों के मेहमान बनकर रहे। उन्होंने स्नाइपर्स को पोजीशन, हथियार, आतंकवादियों का पूरा डेटा अपने माइंड में फिट कर लिया। 3 दिन बाद उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन आर्मी के साथ शेयर की और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इस इंफॉर्मेशन के कारण भारत की सेना ने एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। इस मिशन के चलते अजीत डोभाल को भारतीय सेना ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। यह मेडल सिर्फ सेना को ही दिया जाता है, परंतु वे पहले IPS बने जिन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। 90s में पाकिस्तान ने कश्मीर के मुस्लिम आतंकवादियों का समर्थन शुरू किया। ऐसे में कश्मीर की कमान अजीत डोभाल को सौंपी गई। अजीत डोभाल ने कूका पारे नामक एक आतंकवादी को समझाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसे सही राह दिखाई। कूका पारे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कूका पारे के 250 जितने समर्थक थे, उन्हें पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों पर हमले शुरू किए। इसके बाद कश्मीर में थोड़ी शांति बहाल हुई। 1996 में कश्मीर में चुनाव हुए और इसमें जीतकर कूका पारे एक MLA भी बना। 1999 में आतंकवादियों ने भारत का यात्री विमान IC-184 हाईजैक कर लिया। वे विमान को पंजाब, दुबई, लाहौर होते हुए कंधार ले गए। विमान में 184 यात्री थे। इनको छोड़ने के बदले आतंकवादी भारत सरकार से 200 करोड़ रुपए और 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उस समय अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का कब्जा था। तालिबानी हाईजैकर्स को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में कोई मिलिट्री ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं थी। आतंकवादियों से बार्गेन करने के लिए 3 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसमें एक अजीत डोभाल भी थे। उन्होंने अमेरिका में अपने ढंग से कॉन्टैक्ट चालू किए और पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों को कंफ्यूज किया। पाकिस्तान की सरकार को एहसास हो गया कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है। इस डर से वो जल्द से जल्द अपनी मांग पूरी करना चाहते थे। इधर अजीत डोभाल कह रहे थे हमें थोड़ा वक्त दो। इस तरह से हाईजैकर्स में जैसे तैसे समय बीतता है, हाईजैकर्स का मोरल डाउन होता है। अब आतंकवादियों ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, बस 36 आतंकवादी हमें सौंप दो। इस पर अजीत डोभाल ने कहा हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 आतंकवादी दे सकते हैं। और अंत में भारत सरकार ने अजहर मसूद के साथ 3 आतंकवादियों को छोड़कर भारतीय यात्रियों को छुड़वाया था। इस घटना के बाद अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार को
बाकी के 33 आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी एक्शन ले सकते थे, क्योंकि उनको छुड़ाने की खातिर भारतीय नागरिकों को किडनैप किया गया था। 1991 में रोमानिया के एम्बेसडर का खालिस्तानी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। उस समय अजीत डोवाल ने अपनी कूटनीति के दम पर उन्हें सही सलामत छुड़वाया था। 2004 में अजीत डोवाल आईबी डायरेक्टर बने और 2005 में वो रिटायर हुए। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना करके राष्ट्रवाद की अलग जगाई, लेकिन 2014 में उन्हें एनएसए बनाया गया, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। आज अजीत डोवाल नरेंद्र मोदी के एकदम भरोसेमंद साथियों में से एक है। अजीत डोवाल ने कई मिशन पूरे किए, लेकिन एक मिशन उनका पूरा नहीं हुआ। इसका मलाल हर एक हिंदुस्तानी को होगा। वो मिशन था दाऊद इब्राहिम को शूट करने का। दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे के साथ होने वाली थी और इसका रिसेप्शन दुबई के होटल ग्रैंड हयात में रखा जाने वाला था। दाऊद का ठिकाने लगाने का ये एक बढ़िया मौका था। अजीत डोवाल ने इसके लिए छोटा राजन गैंग के 2 सात शूटर को तैयार किया। वो छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने सात शूटर के लिए पासपोर्ट, वीजा सारे इंतजाम कर दिए थे। परंतु आज भी मुंबई में कुछ पुलिस वाले हैं जो दाऊद के पेरोल पर काम करते हैं। इस सीक्रेट मिशन की जानकारी दाऊद को पहुंचा दी गई। ऐसे में अजीत डोवाल जहां दोनों सात शूटर की ब्रीफिंग कर रहे थे, वहां मुंबई पुलिस पहुंची, इन दोनों सात शूटर को ले गई। अजीत डोवाल ने खूब समझाने की कोशिश की, परंतु मुंबई पुलिस नहीं मानी और दाऊद बच गया। यह घटना बताती है कि हमारे देश में बहुत से लोगों के लिए पैसा धर्म से, देश से बड़ा है। वरना जहां अजीत डोवाल जैसे देश प्रेमी हो, वहां दाऊद जैसे आतंकवादी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, ये जो अजीत डोवाल के कुछ मिशंस मैंने आपको बताया, बहुत लंबी सूची है। अपने आप में अजीत डोवाल देशभक्ति का एक मिसाल है, एक इंस्टीट्यूट है। इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि इनके दम पर भारत वासी जो है चैन की नींद सोते हैं। पूरा सफलता वीडियोस इस भारत माता के महान सपूत को सलाम करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।